ये कहां तक आ रहा है? वो भी वो आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है। चलिए ठीक, चलिए आइए अब सभी लोग अपने अपने सपने और हकीकत को साथ में लेकर इसको शुरू कीजिए। किसको? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का, कल पढ़े थे इटली का एकीकरण, जिसमें था काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, गैरीबाल्डी, ये सब का चर्चा था। मेजनी, मेटरनिक, कल इस सब के बारे में पढ़े थे। आज पढ़िए इटली का जर्मनी का एकीकरण। किसका एकीकरण? जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? बिस्मार्क के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बिस्मार्क के नेतृत्व में। राष्ट्रीयता, जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का श्रेय किसे जाता है? नेपोलियन को। याद रहा? जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो नेपोलियन को। कौन नेपोलियन? वही नेपोलियन। कौन नेपोलियन? वही नेपोलियन। तो जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का श्रेय किसे जाता है? नेपोलियन को। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? बिस्मार्क के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बिस्मार्क के नेतृत्व में। याद रखिएगा एकदम बढ़िया से, एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। आधुनिक जर्मनी का पप्पा, आधुनिक जर्मनी का पिता किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। और यह कहा था इसके बारे में कि यह एक मजाक है। किसने कहा था? लिप्सन ने। कि जिस समय इसके दिया गया था नेपोलियन को कि आधुनिक जर्मनी का पप्पा नेपोलियन को कहा गया था, उस समय लिप्सन ने कहा था कि यह एक मजाक की भावना से कहा गया था। किस भावना से? मजाक की भावना से। किसकी भावना से? मजाक की भावना से। चलिए देखिए इधर, बिस्मार्क जो था यह जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? प्रथा के नेतृत्व में। जैसे इटली के एकीकरण में सारे राज्यों में जो भी छोटा छोटा टुकड़ा था, सबसे शक्तिशाली था सार्डिनिया। सबसे शक्तिशाली सार्डिनिया, जिसका शासक था विक्टर इमैनुअल। उसने सार्डिनिया का शासक पिडमोंट की जगह किसको नियुक्त किया था? काउंट काबूर को। काउंट काबूर को। ठीक उसी तरह इसने, बिस्मार्क ने, इसको बिस्मार्क को प्रथा का चांसलर बनाया था। किसने? विलियम प्रथम ने। जिस तरह जर्मनी इटली एकीकरण में बहुत टुकड़े में था, उसी तरह जर्मनी भी एकीकरण से पूर्व कितने बहुत से टुकड़ों में विभक्त था। ठीक, उस सब टुकड़ा में से एक टुकड़ा था, 39 टुकड़ा में था, अब यह चर्चा इसमें 39 टुकड़ा, उस सब में से एक टुकड़ा था प्रसा, जो शक्तिशाली था। और उसी प्रसा के नेतृत्व में बिस्मार्क इटली का, जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। इसलिए बिस्मार्क को प्रसा के शासक विलियम प्रथम ने प्रसा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, चांसलर नियुक्त किया। ठीक है, किसको? तो प्रथा का चांसलर कौन? बिस्मार्क। किसने बनाया? विलियम प्रथम। सार्डिनिया का चांसलर कौन? काउंट काबूर। किसने बनाया? विक्टर इमैनुअल ने। वो इटली और ये जर्मनी, वो इटली और डोसा, वो इटली और डोसा। इसके बारे में याद रहा कि बिस्मार्क को प्रथा का चांसलर, प्रधानमंत्री मतलब चांसलर, किसने नियुक्त किया? विलियम प्रथम ने। विलियम प्रथम कहाँ का शासक? प्रथा का। फरसा का ना, किसका? प्रथा का। चलिए देखिए, बिस्मार्क एकीकरण प्रथा के नेतृत्व में चाहता था, क्योंकि वह क्या था? तो सब में से 39 जो जितना था, 39 टुकड़ा के बारे में चर्चा दिया गया है कि उस सब में से सबसे शक्तिशाली था कौन? प्रथा। सबसे शक्तिशाली था प्रथा। प्रथा का शासक था विलियम प्रथम। विलियम को देखिए इधर, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज मिला 8 फरवरी 1871। 8 फरवरी 1871, याद रहेगा। इधर देखिए क्या हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 8 फरवरी 1871 को किसको मिला? विलियम प्रथम को पूरे जर्मनी का, पूरे जर्मन संघ का सम्राट घोषित कर दिया गया। कब? 8 फरवरी 1871 को। 1871 को 10वां में पढ़े होंगे, रोम बर्लिन दूरी। याद था? रोम बर्लिन दूरी। रोम किसकी राजधानी है? इटली की। बर्लिन जर्मनी की। रोम बर्लिन दूरी याद रखिएगा कि रोम था इटली की राजधानी, और शुरुआत हुआ था पहले जर्मनी का, लेकिन पूरा हो गया जो एकीकरण पहले इटली का, पहले हो गया इटली का, और लास्ट में एक के जगह वही है रोम बर्लिन धुरी। रोम बर्लिन धुरी में चर्चा था कि रोम और धुरी, रोम और बर्लिन दोनों देश की क्या थी?
राजधानी थी, और दोनों क्लियर, बस हो गया दोनों का। सबसे पहले क्लियर हो गया कौन? रोम। तो इसलिए एकीकरण पूरा हो गया किसका? इटली का। अब बाद में पूरा हुआ किसका? बर्लिन का हुआ कम तमाम, तो बाद में हो गया इसका जर्मनी का एकीकरण, बाद में हो गया किसके बाद में? इटली के। लेकिन शुरू हुआ था पहले जर्मनी का एकीकरण होना, पहले बिस्मार्क ने बनाया, और जो जो बिस्मार्क करते गया वही वही काउंट काबूर करते गया। ऐसा हुआ कि वही आगे निकल गया, नहीं आगे निकल गया कि जो रोम जो थी तो वो जो जर्मनी के बगल में, जर्मनी के बगल में, और इटली का बर्लिन इटली के बगल में, दोनों तरफ की तरह है कि दोनों ने मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, पता है, दोनों ने समझौता किया कि दोनों के तरफ एक एक करके लड़िएगा तो जीतना संभव नहीं है। आप उधर से अटैक कर दीजिए उस तरफ, हम इधर से कर देते हैं, एक के बार में दोनों खत्म। वही हुआ, और उस चक्कर में सबसे पहले मार बीट के जीत गया कौन? इटली। इसलिए उसका डोसा पहले तैयार हो गया, इसका बाद में किसका? जर्मनी का। इस तरह उसका एकीकरण क्या हुआ? पूरा हो गया पहले किसका? इटली का। अब देखिएगा इधर, नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों को, किसको? छोटे छोटे राज्यों को नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक संघ बनाया था। 39 राज्यों का एक संघ बनाया गया था, जिसका नाम दिया गया था राइन संघ। इसी को कहते हैं जर्मन राइन संघ। जर्मन राइन संघ किसको? नेपोलियन ने जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों में एक संघ बनाया। 39 राज्यों को मिला के एक संघ बनाया, जिसका नाम था जर्मन राइन संघ। जर्मन राइन संघ याद रहा? कोई दिक्कत? जर्मन राइन संघ में कितने राज्यों को मिलाया था? किसने? नेपोलियन ने। किसने? नेपोलियन ने। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पप्पा, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पप्पा किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। फ्रेडरिक लिस्ट को, इसके बारे में याद रखिएगा बढ़िया से। कहाँ गया वो? आधुनिक जर्मनी का पिता नेपोलियन। इसके बारे में किसने कहा था? मजाक है, लिप्सन ने। किसने कहा था? ये उस समय कहा था कि ये हकीकत नहीं, ये क्या है? मजाक है। मजाक में बोला गया कि आधुनिक जर्मनी का पिता कौन? नेपोलियन। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता लिस्ट, फ्रेडरिक लिस्ट। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता, जर्मनी का पिता, आधुनिक जर्मनी का पिता नेपोलियन। मजाक में कहा गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहा तो गया। जैसे आपको कहता है सब, मजाक में कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहा तो गया ना, कहा तो गया। इससे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि है नहीं ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रखना भी नहीं चाहिए। 1832 अब आया क्या? 1832 प्रसा जर्मनी के 12 राज्यों के सहयोग से, देखिए इधर, प्रसा जर्मनी के 12 राज्यों के सहयोग, जर्मनी के कितने राज्य? 12 राज्यों के सहयोग करके, 12 राज्यों के सहयोग करके जालवरीन सीन नहीं, जालवरीन नामक एक संस्था बनाया था। एक संस्था, जालवे राइन एक संस्था थी, याद रखिएगा। कहीं कहीं पूछेगा, जालवे राइन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की। किसकी? क्रांतिकारियों की। जालवे राइन नामक एक आर्थिक संगठन, क्या किया? आर्थिक, हाँ जालवे राइन, हाँ सही, व्यापारियों का। किसका? आर्थिक है, किसका आएगा? व्यापारियों का। क्रांतिकारियों का नहीं, किसका? व्यापारियों। अर्थव्यवस्था संबंधित आएगा किससे? व्यापारियों से। जालवे राइन एक संस्था थी, किसकी? व्यापारियों की। इसमें कितने आया था? 1832 में प्रथा ने जर्मनी के 12 राज्यों से सहयोग लेके एक जालवे राइन नामक आर्थिक संगठन बनाया था। तो इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि जालवे राइन एक संस्था थी, किसकी? तो व्यापारियों की। आर्थिक व्यवस्था से जैसे रिलेटेड है उस चल जाएगा किसमें? व्यापारिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? व्यापारिक क्षेत्र में। 1832 से 1850 तक, 1832 से 1850 तक जर्मनी पर किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया का कब्जा था। किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया का कब्जा था। सब पे कब्जा कर चुका है, सब पे कब्जा। एक भारतीय है जो किसी पर कब्जा नहीं किया है। कौन किया है? भारतीय है जो किसी पर कब्जा नहीं किया। देखिए इधर, अब वो बात पहले का था, अब का बात अब का है। जो हो गया वो हो गया, जो होगा अब, जो हो गया वो हो गया, जो होगा अब देखा जाएगा, वो अब देखा जाएगा। देखिए इधर,
एकीकरण हेतु प्रशा को, एकीकरण हेतु प्रशा को कितनी बाधाएं थी? तो 3 प्रमुख बाधाएं थी, 3 प्रमुख बाधाएं थी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। एकीकरण हेतु जर्मनी की कितनी बाधाएं थी? बाधाएं डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। इसी का नीति का अपनाया था किसने? आप देखिए इधर यहाँ पे बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। इसको हराना है तो इससे दोस्ती करो, इसको मारो। अब इससे जीत गया था, हाँ जीत गए। अब इसको मारना है तो इससे दोस्ती करो, ये शक्तिशाली है, हाँ तो इसको भी लोभ दो, इसको भी लोभ दो, दोनों को मिला के इसको मारो, दोनों को मिला के, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली सब में से यही था। कौन? ऑस्ट्रेलिया। शक्तिशाली तो सब अपने अपने कंडीशन में था, डेनमार्क कमजोर था। डेनमार्क क्या था? लेकिन ये दोनों मेन बाधा ये दोनों था कि दोनों क्या था? शक्तिशाली था। तो इसको भी हराने के लिए दोनों से दोस्ती, इसको हराया, और बाद में फिर उतना लोभ दे देता था कि फिर जाल में फंस जाता था। इसको भी हराने के लिए दोनों से संधि करके एवं प्रकार से कुल मिला के बात यह है, यही है कि तीनों को क्या किया? हरा के, इससे दोस्ती करके उसको, उससे दोस्ती करके इसको। तो जर्मनी के एकीकरण में 3 प्रमुख बाधाएं थी, क्या क्या? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। 1864 में सेल्सविग और होल्स्टीन, सेल्सविग और होल्स्टीन। कब? 1864 में। सेल्सविग और होल्स्टीन के प्रश्न पर जब सेल्सविग और होल्स्टीन का मामला आया तो उस समय क्या हुआ देखिएगा, जर्मनी और डेनमार्क, जर्मनी और डेनमार्क युद्ध करने लगा। जर्मनी और मतलब डेनमार्क पराजित, डेनमार्क को हरा दिया, डेनमार्क को हरा दिया। पहले बोहनी हो गया किससे? डेनमार्क से। तो डेनमार्क को पराजित कर दिया, डेनमार्क को पराजित कर दिया। और डेनमार्क को पराजित करके सेल्सविग और होल्स्टीन, डेनमार्क को पराजित करके सेल्सविग और होल्स्टीन नामक कब्जा कर लिया। दोनों जगह कौन ले लिया? दोनों जगह पर कब्जा कर लिया। कौन? जर्मनी। और वादे के मुताबिक सेल्सविग अपने पास रखा और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दिया, क्योंकि वही उसका मदद किया था लड़ाई में, वही उसका मदद किया था लड़ाई में। वादा करता था लेकिन तोड़ता नहीं था, तोड़ता नहीं था। तोड़ता भी था तो एकदम खतरनाक दिमाग लगा के वादा किया और दे भी दिया। अब फिर किसको दिया? इसी को ना। अब इसको भी मारना है। अब इसको वादा करेगा कि अगली बार होल्स्टीन तोड़ो, तो अगली होल्स्टीन तोड़ो, एक दे सहायता कर, एक मारे में। वही किया। अब इसको हराने के लिए पहले इधर से चलिए इधर, पर डेनमार्क को, उसके बारे में किसको पहले किस पर कब्जा किया था? इटली में, याद है? इटली में सबसे पहला लड़ाई में लोम्बार्डी क्षेत्र पर कब्जा किया था, याद आया? फंसना नहीं है, फंसना नहीं है। सिसिली इटली का है, सिसिली द्वीप जो भूमध्य सागर में है। क्या है? भूमध्य सागर में। उसमें देखिए थोड़ा सा मिस हो गया था, कल बता दिए थे कि स्ट्रोम्बोली और कोटोपैक्सी सिसिली में है, नहीं है, गलत है वो। ठीक है, स्ट्रोम्बोली और कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में। कहाँ है? इक्वाडोर में है। और सिसिली द्वीप पर कौन सा है? सिसिली द्वीप पर जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, सिसिली द्वीप पर कौन सा है? ज्वालामुखी। सिसिली द्वीप पर ज्वालामुखी है। देखिए सुसुप्त ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? थोड़ा सा दिमाग से गड़बड़ हो गया। सुसुप्त ज्वालामुखी है। अच्छा याद आता है तो बताते हैं, रुकिए। लेकिन वो एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है उसे। बड़ा बढ़िया नाम है, नाम दिमाग से हट गया है। देखिए हाँ, सुसुप्त ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली कोटोपैक्सी यहाँ है, उसका नाम है। निरंतर विस्फोट होते रहता है वो। सिसिली द्वीप पर जो ज्वालामुखी है, निरंतर विस्फोट होते रहता है, उसी का लाइटिंग बहुत दूर से दिखाई पड़ता है, इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। गुस्सा बढ़ रहा है, याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, याद आइए जाएगा। जर्मनी और डेनमार्क, सबसे जर्मनी के एकीकरण में सबसे पहला लड़ाई किससे लड़ गया? डेनमार्क से। कब्जा हो गया किस पर? सेल्सविग और होल्स्टीन पर। सेल्सविग और होल्स्टीन पर। डेनमार्क क्या हुआ? डेनमार्क हार गया। डेनमार्क और गैस्टीन की संधि, किसकी संधि? गैस्टीन की संधि। गैस्टीन की संधि 1865 गैस्टीन की संधि हुई। उस गैस्टीन की संधि के तहत पहला युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। कौन सा युद्ध? गैस्टीन की युद्ध के, गैस्टीन की संधि के तहत पहला युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब बिस्मार्क का देखिए फिर से चर्चा आया। बिस्मार्क के कूटनीति से, बिस्मार्क की कूटनीति के कारण ही ऑस्ट्रेलिया को यूरोप की राजनीति में अकेला कर दिया।
बिस्मार्क ऐसा खेल खेला कि ऑस्ट्रिया किस महादेश का देश है? यूरोप महादेश का। उस महादेश ऐसा ना कूटनीति खेला कौन? बिस्मार्क, कि ऑस्ट्रिया को ही यूरोप की राजनीति से अलग कर दिया। ऑस्ट्रिया को ही यूरोप की राजनीति से अलग कर दिया। अब पहली बार मदद किया था यही डेनमार्क को हराने में, डेनमार्क को हराने में। अब ऐसा ना गेम खेला कि किसको हरा दिया? हराने के लिए ऑस्ट्रिया को हराने के लिए यूरोपीय देश से, यूरोपीय राजनीति से ही ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया? अलग कर दिया। ऐसा ना गेम खेला कौन? बिस्मार्क। 1866 में, कब में? 1866 में ऑस्ट्रिया का भी विकेट गिरा दिया। और इसमें आएगा प्राग संधि। कौन संधि? प्राग संधि अनुसार क्या हुआ? आगे ऊपर है, आगे कहां है? आगे ऊपर है। प्राग संधि के तहत दूसरा भी क्या हुआ? एकीकरण का दूसरा चरण भी पूरा हुआ। किसके एकीकरण का? जर्मनी के एकीकरण का प्रथम चरण किस संधि के तहत? गैस्टिन संधि के तहत। और द्वितीय चरण प्राग संधि के तहत। किसके संधि के तहत? आगे कहाँ है? आगे ऊपर है। कहाँ है? आगे ऊपर है। किसके ऊपर में? पोल के लोल पे। किसके लोल? जर्मनी का है। इसमें कितना ध्यान चलता है? पोल के लोल पे। कल जो जाइएगा सुबह सुबह लुटकी लेके, उसमें कहाँ ध्यान रहेगा? कुतुब मीनार। देखिए इधर, जर्मनी का राज्य भंग कर दिया। जर्मनी का राज्य क्या कर दिया? भंग कर दिया। विलियम प्रथम को क्या बना दिया? सम्राट बना दिया। उसे कैसर की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि? कैसर की उपाधि। किसको? कैंसर नहीं, कैसर होगा, होता ना, कैसर हिंद की उपाधि। कैसर की क्या दी? उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? कैसर की उपाधि दी गई। अब देखिएगा इधर, बिस्मार्क लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण करके एकीकरण पूरा किया। अब याद रखिएगा क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण पूरा करने के लिए किस नीति का उपयोग किया था बिस्मार्क ने? रक्त एवं लौह की नीति या लौह एवं रक्त की नीति। बतवा, कुल मिला के बात ये है, यही है। किसकी नीति का उपयोग? जर्मनी की एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति का उपयोग किसने किया था? इस प्रकार एकीकरण क्या था? पूरा किया था। विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के महल में। किसके महल में? विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय महल में, देखिए इधर, समाप्त हुआ था। क्या हुआ था? विलियम प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वर्साय के महल में संपन्न हुआ था। विलियम प्रथम, देखिए इधर, विलियम प्रथम ने ही बिस्मार्क को क्या कहा था? बाजीगर कहा था। बिस्मार्क को क्या कहा था? बाजीगर कहा था। किसने? विलियम प्रथम ने। कल किसने किसको बाजीगर कहा था? कल भी यही था, कल भी यही था। याद रखिएगा इधर, इटली के एकीकरण में भी था और जर्मनी के एकीकरण में भी। दोनों का एकीकरण साथ साथ हो रहा था। वो अलग बात है कि शुरू इसका हुआ तो पहले हो गया उसका। अब देखिए इधर, फ्रांस एवं परसा, फ्रांस एवं परसा। अब दो गो का तो विकेट गिरा दिया। अब बचा कौन? कितना इसको बार बार कह रहा था कि धोखा दे रहा है तुम। मतलब ये समझिए कि सबको मार मार के आगे बढ़ रहा था, धोखा दे रहा था, लेकिन फिर भी कोई कुछ, क्योंकि लोभे उतना दे देता था कि ठीक है तुम ही ले लेना, हमको इतने सा देना, तब तो देगा ना साथ। और जीतने के बाद इतना लो लेना, इतना लो तो छोड़ो, नहीं तब छोड़ो, नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, तुम्हारा विकेट गिरेगा। अब देखिए इधर, फ्रांस एवं परसा सेडान युद्ध कब हुआ? 15 जुलाई 1870। सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870, याद रहेगा। तो फ्रांस और परसा के बीच जो हुआ उस सेडान का युद्ध हुआ और 1870 में 15 जुलाई 1870, 26 जुलाई 1871, 26 जुलाई 1871 शांति संधि। 3 संधि आ गया। कौन कौन संधि? प्राग संधि, गैस्टिन की संधि, प्राग संधि और शांति संधि की प्रारंभिक शर्तों पर हस्ताक्षर हुआ। क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ। तीसरे युद्ध, फ्रांस की युद्ध की समाप्ति के बाद 10 मई 1871 को हस्ताक्षर हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि पर। किस पर? देखिए इधर,
26 जुलाई 1871 को शांति संधि स्थापित किया गया, जिसकी प्रारंभिक शर्तों पर हस्ताक्षर हुआ। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट के संसद भवन में फ्रैंकफर्ट की संधि पर क्या हुआ, हस्ताक्षर हुआ कि अब कोई किसी का विकेट नहीं गिराएगा, अब कोई किसी का विकेट नहीं गिराएगा। ठीक है, खाली छक्का चौका लगने दो। विलियम प्रथम शासन काल में प्रथा रक्षा मंत्री वानसन, इसको याद रखिएगा, लास्ट लाइन में छूट गया था। विलियम प्रथम के शासन काल में प्रथा का रक्षा मंत्री वानसन और सेनापति वॉन माल्टेक था, याद रहेगा। प्रथा के शासन, विलियम प्रथम के शासन काल में प्रथा का चांसलर कौन था, बिस्मार्क। कहाँ है प्रथा का चांसलर, बिस्मार्क। प्रथा का देखिए इधर रक्षा मंत्री कौन था, वानसन, और सेनापति कौन था, माल्टेक। कुल मिला के बात ये है, यही है, हो गया इसका एकीकरण पूरा। जय हिंद।